हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूं जीएस सब्जेक्ट के बारे में। तो आज हम जीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं आप सभी के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल हैं। तो आप सब इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करें। जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और इसकी ओर चलने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक जो कॉफ़ी उत्पन्न करता है वो कौन सा राज्य उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा कहता है कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरल। तो यहाँ कौन करता है? तो ये कर्नाटक करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है? पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है सिक्किम। सिक्किम की जो कांगड़ा चाय है उसको यूरोपीय जीआई टैग मिला है हाल ही में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या जम्मू कश्मीर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। क्या हैं? राज्य सरकार के, केंद्रीय सरकार के, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? केंद्रीय सरकार के मुख्य हैं, इसीलिए इनको प्रधानमंत्री कहते हैं। यानी कि ये क्या है? केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है उसके हेड हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस कमेटी अथवा आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? पहला है बलवंत राय मेहता कमेटी, दूसरा है अशोक मेहता कमेटी, तीसरा है GVK राव कमेटी, चौथा है सरकारी आयोग, पांचवा कहता है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है? अशोक मेहता कमेटी। तो ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पर सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य सूची, राज्य सूची, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है केवल लोकसभा में। जो धन विधेयक होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति है क्या है? संघीय है, एकात्मक है, संसदीय है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो क्या होगा? तो आप बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा, तो गाइस यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में क्या है? एकात्मक है भारतीय संविधान की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ सही उत्तर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या कहता है? तो ये कहता है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो ये कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो यहाँ पर मंत्रिमंडल पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा, चौथा राज्यसभा, पांचवा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी है? तो यहाँ पर 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 या फिर 30, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन कहता है वो है अनुच्छेद 280, दूसरा कहता है अनुच्छेद 269, तीसरा कहता है अनुच्छेद 268 और चौथा कहता है अनुच्छेद 265। लास्ट है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, अनुच्छेद 280। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने डिस्कस कर लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कहता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र में निम्नलिखित में किसी एक औसत वार्षिक दर का लक्ष्य क्या रखा गया है? पहला ऑप्शन कहता है 3%, दूसरा ऑप्शन कहता है 3.5%, तीसरा ऑप्शन कहता है 4% और चौथा ऑप्शन कहता है 4.5%। लास्ट कहता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4% की दर से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और ये कहता है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? नौकरशाहों के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना या फिर उत्पाद को उपयोगी बनाना। अंतिम कहता है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? मेक इन इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन कहता है, पूरा का मतलब यहाँ पर आप इसका स्पेलिंग देख लीजिए, PURA, ये इसका फुल फॉर्म होता है पूरा। हिंदी में यहाँ पर मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। तो इसका क्या मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना। प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वारा, मनमोहन सिंह द्वारा, लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा, राजीव सिंह द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता की दर कितनी थी?
तो आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है 60%, दूसरा कहता है 63, तीसरा कहता है 65.5 और अंतिम कहता है फोर्थ कहता है 68.5, लास्ट कहता है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 65.5%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो किसने दिया था? पहला ऑप्शन है यहाँ पर अमर्त्य सेन, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मोहम्मद यूनुस, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? तो ये कहता है एस चक्रवर्ती और चौथा कहता है वेंकैया नायडू, पांचवा कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या है? मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? पहला है उर्जित पटेल, दूसरा है रघुराम राजन, तीसरा है शांता कुमार, चौथा है ललिता डी गुप्ते और लास्ट है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीज, कीटनाशक का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, तो ये कहता है कि निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य नहीं है? परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन से ग्रामीण आय को बढ़ाना या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ एक से अधिक वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? पहला ऑप्शन कहता है हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, दूसरा है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, तीसरा है उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, चौथा है बीज उर्वरक जल तकनीकी और लास्ट कहता है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है बीज उर्वरक जल नीति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें से नीति आयोग का अगला क्वेश्चन है, इनमें से नीति आयोग का CEO कौन नहीं है? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है BR सुब्रमण्यम, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर SS मुद्रा, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर अमिताभ कांत और चौथा ऑप्शन कहता है सौम्य कांति घोष और पांचवा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग के CEO के बारे में। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा BR सुब्रमण्यम, ये हैं नीति आयोग के CEO। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? केरल, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ बिहार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका यूरेनियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, लोहा। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने का जो जहर है वो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जो कहता है
वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है इथाइल अल्कोहल, दूसरा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम साइनाइड और चौथा है ये मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही उत्तर होगा, चूहा मारने की जो दवा है वो किससे बनती है? तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पोटेशियम साइनाइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पीतल में कौन सी धातु है? पीतल में कौन सी धातु है? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा उसके लिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तांबा और निकेल, निकेल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से, एसिड की रासायनिक छाल से। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो क्या है? एक पेड़ से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा उसके लिए ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना और लोहा। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या फिर पानी? तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा वाटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुई, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व की तरफ, पश्चिम, उत्तर या आकाश? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर की तरफ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? भूकंप से, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से? तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रमा से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोने को घोला जा सकता है, किसमें आप सोने को घोल सकते हैं? पहला ऑप्शन कहता है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा कहता है दोनों यानी कि हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों के मिश्रण से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके या फिर अणुओं को दोलित करके? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो क्या है? तो इस सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके। अंतिम क्वेश्चन आज के सीरीज़ का ये कहता है कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन पानी के बहने से, संपीड़ित गैसों को छोड़ने से, रसोई गैस से या ठोस को पिघलने से? तो इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।